द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जाने पहचाने मुजरिम की पड़ताल करने वाले हैं जो लगभग हर छात्र की जिंदगी में कभी न कभी दस्तक जरूर देता है। एक ऐसा एहसास जो इम्तिहान के दिनों में किताबों को और भारी और रातों को और लंबा बना देता है। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के डर की। एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या। बिल्कुल। और इस पड़ताल में हमारा गाइड बनेगा एक बहुत ही दिलचस्प लेख, कॉन्करिंग सोफोफोबिया, अ रोड मैप टू एकेडमिक रेजिलियंस का एक हिस्सा जिसका शीर्षक है ओवरकमिंग स्टडी फियर, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये डर क्या है, बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है, इसके छुपे हुए संकेतों को पहचानना है और सबसे जरूरी, इससे निपटने का एक एक्शन प्लान तैयार करना है। सही कहा। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले तो इस डर को एक नाम दिया गया है, सोफोफोबिया। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। मैं लगता तो है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है, सीखने का डर। पर यह सिर्फ पढ़ाई टालने या आलस करने से कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। अक्सर लोग इसे आलस या आज मूड नहीं है कहकर टाल देते हैं। हाँ? लेकिन ये लेख एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। आलस एक चुनाव हो सकता है, जबकि ये डर ये एक मजबूरी जैसा महसूस होता है। मजबूरी? हाँ, एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो आपके और आपकी किताबों के बीच खड़ी हो जाती है। आप पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। मैं समझ सकता हूँ। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। परीक्षाएं बस एक हफ्ते दूर हैं, सिलेबस का पहाड़ सामने है और किताबें खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अंदर से एक आवाज आ रही है, अगर इस बार भी नंबर अच्छे नहीं आए तो? या शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बाकी सब लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। बिल्कुल, यही आवाज ही असली दुश्मन है। और यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है जो इस लेख में बताई गई है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। अच्छा। जब हम इस तरह का इंटेंस डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट जैसे किसी असली खतरे को देखकर होता है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग के लिए एक मुश्किल परीक्षा का डर और एक मान लीजिए जंगली जानवर का डर, दोनों एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। सच में? हाँ, दिमाग का जो हिस्सा तार्किक सोच, यादाश्त और नई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो लगभग बंद हो जाता है। शटडाउन? एक तरह से हाँ। सारा ध्यान सिर्फ उस खतरे से बचने पर लग जाता है। तो आपका शरीर असल में आपको पढ़ाई से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जाने बिना कि यही बचाव आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई छात्र डर के मारे पढ़ नहीं पा रहा तो वो सिर्फ बहाने नहीं बना रहा, उसका दिमाग सचमुच उसे पढ़ने से रोक रहा है। बिल्कुल। तो फिर इस दुश्मन के आने के संकेत क्या हैं, इसे पहचाने कैसे? लेख में कुछ बहुत ही आम लक्षणों की सूची दी गई है। हाँ। पहला और सबसे मशहूर है टालामटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। मुझे अपना कॉलेज का समय याद आ गया। बस ये एक गाना सुन लूं फिर पढ़ूंगा, और वो एक गाना कब 1 घंटे की प्लेलिस्ट बन जाता था पता ही नहीं चलता था। ये हम सबने किया है। दूसरा लक्षण है चिंता यानी एंजाइटी। सिर्फ पढ़ाई का सोचने भर से पेट में अजीब सी बेचैनी होना या दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना। सही। इसके साथ ही प्रेरणा की कमी भी आती है, जब ये लगने लगता है कि इतना सब पढ़कर भी क्या होगा। और फिर आता है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, वो लगातार चलने वाली कमेंट्री की मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। और कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं। हाँ, लेख में उनका भी जिक्र है, जैसे पढ़ाई के लिए बैठते ही सिर में दर्द होना या हथेलियों में पसीना आना। जी, ये सब इस बात का सबूत है कि मामला सिर्फ आलस का नहीं बल्कि शरीर और दिमाग पर हावी हो चुके एक गहरे डर का है। सही कहा। और इन लक्षणों की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये लेख इनके पीछे के कुछ मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। शायद सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हमारे समाज में ग्रेड्स और मार्क्स को काबिलियत का पैमाना मान लिया गया है, इसलिए एक खराब ग्रेड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी पहचान पर एक सवालिया निशान जैसा लगता है। बिल्कुल। खासकर उन छात्रों के लिए जिन पर टॉपर का ठप्पा लगा होता है, उनके लिए तो ये दबाव और भी ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। ये दूसरा बड़ा कारण है प्रदर्शन का दबाव, प्रेशर टू परफॉर्म।
उन्हें लगता है कि अगर वो हमेशा की तरह टॉप नहीं कर पाए तो सबकी नजरों में गिर जाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी कीमत उनके मार्क्स से कहीं ज्यादा है। और एक मनोवैज्ञानिक चाल का जिक्र है इस लेख में, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा गया है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसका मतलब है, अगर आप मन में पक्का यकीन कर लें कि आप फेल होने वाले हैं, तो आप अनजाने में ही वो सब कुछ करने लगते हैं जिससे आप सच में फेल हो जाएं। सही पकड़ा। एक मिनट, मतलब हम अनजाने में खुद को ही फेल करवा रहे हैं? कैसे? सोचिए, अगर किसी को यकीन है कि वो फेल हो जाएगा, तो उसका मन कहेगा जब फेल होना ही है तो इतनी मेहनत क्यों करनी। अच्छा। वो पढ़ाई से बचेगा, तैयारी नहीं करेगा, और नतीजा वो सच में फेल हो जाएगा। और फिर उसका यकीन और पक्का हो जाएगा। हाँ, कि देखा, मुझे तो पता ही था कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये खतरनाक चक्र बन जाता है। डर से पढ़ाई से बचना, फिर खराब ग्रेड आना, और उससे डर का और ज्यादा बढ़ना। बिल्कुल, इस चक्र को तोड़ना ही पहली और सबसे बड़ी जीत है। तो ये डर हमारे दिमाग पर इस तरह से हावी हो जाता है और हमें अपने ही खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ सहते रहें, या हमारे तरकश में कुछ ऐसे तीर हैं जिनसे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल है। और ये लेख कहता है कि इसका मुकाबला करने की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह से होती है। कहाँ से? हमारे सोचने के तरीके से। ठीक है, तो यहां से हमारा एक्शन प्लान शुरू होता है। पहला कदम, अपनी मानसिकता बदलें। शिफ्ट योर माइंडसेट। लेख में इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब शांति से बैठकर उन सभी डरों और ख्यालों को एक कागज पर लिखना जो आपको रोक रहे हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जब आप अपने डर को नाम दे देते हैं, उसे कागज पर लिख देते हैं, तो वो एक अनजाला राक्षस नहीं रहता। अच्छा। आप उसे समझ सकते हैं, और जिसे आप समझ सकते हैं उसे हरा भी सकते हैं। और दूसरी बात है वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम अक्सर सीधे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ही रात में पूरा सिलेबस खत्म करने का प्लान बनाते हैं जो कभी पूरा नहीं होता। हाँ, लेख कहता है कि छोटे बेबी स्टेप्स लें, जैसे आज मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, या इस हफ्ते में सिर्फ 2 चैप्टर पूरे करने हैं। और यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा आती है, जो इस पूरे रोड मैप की नींव है। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं। मैं मैथ्स में कमजोर हूं, या मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। ये एक फुल स्टॉप है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं अभी मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, लेकिन कोशिश करके सीख सकता हूं। ये मानता है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है। इसे मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। ये तो स्कूल में हमें जो सिखाया जाता है उसके बिल्कुल उल्टा है। वहां तो हमेशा यही बताया जाता है कि कोई इंटेलिजेंट होता है और कोई डल। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम बेहतर हो सकते हैं, तो डर की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। और असफलता एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती है। ठीक है, मानसिकता बदलने के बाद दूसरा कदम आता है एक स्टडी प्लान और रूटीन बनाना। एक ठोस योजना का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे सामने एक साफ रास्ता होता है, तो भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। ये डर अक्सर अनिश्चितता से पैदा होता है। क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं? हाँ, एक प्लान इन सवालों का जवाब देता है। लेख के मुताबिक पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेना चाहिए। और इसमें टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक का भी जिक्र है, यानी अपने कैलेंडर में हर विषय के लिए एक निश्चित समय तय करना। जैसे सोमवार शाम 4 से 5 बजे तक मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा। और एक बहुत ही मजेदार सुझाव है एक स्टडी रिचुअल बनाने का। स्टडी रिचुअल? हाँ, मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले कोई एक खास काम करना, जैसे कोई अपना पसंदीदा गाना सुनना या 5 मिनट की गहरी सांसें लेना। अच्छा। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि अब फोकस करने का समय है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई छात्रों के लिए एक बहुत डिटेल्ड प्लान बनाना भी एक तरह का डर बन जाता है, अगर मैं प्लान फॉलो नहीं कर पाया तो। सही बात है। इसलिए यह लेख ये भी कहता है कि आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यह एक गाइड है, कोई जेल नहीं। अगर किसी दिन आप प्लान फॉलो नहीं कर पाए तो खुद को कोसने की बजाय अगले दिन फिर से कोशिश करें। ठीक है, तो मानसिकता सही हो गई, प्लान भी बन गया। अब आते हैं उस काम पर जो असल भी करना है, पढ़ाई। यहां पर तीसरा कदम है प्रभावी अध्ययन तकनीकों का उपयोग करना। लेख कहता है कि कैसे पढ़ना है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या पढ़ना है।
बिल्कुल, हम इसे ज्यादातर लोग पैसिव लर्निंग करते हैं, यानी किताब या नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं। जो कि सबसे कम असरदार तरीकों में से एक है। हाँ, लेख कुछ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स पर प्रकाश डालता है। पहली है एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब ये हुआ कि किताब बंद करके खुद को सुनाना या लिखकर देखना कि मुझे कितना याद है, एग्जैक्टली। बजाय इसके कि एक ही पन्ने को 10 बार पढ़ते रहें। बिल्कुल, जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं जानकारी को याद करने के लिए, तो वो जानकारी आपके दिमाग में मजबूती से बैठ जाती है। फ्लैश कार्ड बनाना हाँ, या हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल पूछना, ये सब एक्टिव रिकॉल के बेहतरीन तरीके हैं। अच्छा। दूसरी तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। हमारा दिमाग चीजों को भूलने के लिए बना है। सही है। इस तकनीक में आप किसी भी जानकारी को बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराते हैं, जैसे आज, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। इससे जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और तीसरी तकनीक है निमोनिक्स। ये तो मजेदार लगती है। हाँ, ये पढ़ाई को एक खेल बना देती है। इसमें आप मुश्किल जानकारी को याद रखने के लिए कोई मजेदार कहानी, कोई तुकबंदी या कोई अजीब सा शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद रखने के लिए वाइब्योर। वही, इससे पढ़ाई बोझ नहीं लगती। ये तकनीकें तो वाकई गेम चेंजर हो सकती हैं। तो हमने मानसिकता बदली, प्लान बनाया और सही तकनीकें भी सीख ली। लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं होता। गलतियां भी होंगी, टेस्ट में कम नंबर भी आएंगे। यहीं पर बात आती है लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने की। सही। लेकिन गलतियों से सीखो कहना बहुत आसान है। जब कोई छात्र असल में फेल हो जाता है तो उस निराशा से कैसे निपटें? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहाँ पर ये लेख एक बहुत गहरी बात कहता है। पहला कदम है सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु होना। हाँ, जब हम असफल होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा आलोचक हम खुद होते हैं। हम खुद को बेवकूफ या नाकामयाब कहते हैं। सही बात करनी चाहिए, जैसे हम अपने किसी दुखी दोस्त से करेंगे। कोई बात नहीं, ये मुश्किल था, अगली बार बेहतर करेंगे। मतलब खुद को कोसने की बजाय खुद को सहारा देना। बिल्कुल। और दूसरा कदम है उस गलती का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना। ये सोचना कि मैं बेवकूफ हूं, की बजाय ये सोचना कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी। क्या मैंने गलत टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दिया या क्या मैंने रिवीजन के लिए समय नहीं निकाला? सही। जब आप गलती को अपनी पहचान से अलग करके देखते हैं तो आप उससे सीख पाते हैं। ये एक फीडबैक है, आपकी जिंदगी का फैसला नहीं। और शायद यहीं पर प्रक्रिया उन्मुख होने का विचार आता है, जिसका जिक्र लेख में है। सही पकड़ा। परिणाम उन्मुख होने का मतलब है कि आपका सारा ध्यान सिर्फ ग्रेड या मार्क्स पर है। और जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो आप टूट जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रक्रिया उन्मुख होने का मतलब है कि आपका ध्यान सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने पर है, नई चीजों को समझने की खुशी पर है। अच्छा। जब किसी को सीखने से ही प्यार हो जाता है, जब जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है, तो ग्रेड्स एक बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, इकलौता लक्ष्य नहीं। फिर डर अपने आप पीछे छूट जाता है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी लड़ाई बाहर किताबों से नहीं बल्कि अंदर दिमाग से है। इसका सार ये है, सबसे पहले अपने डर को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखें, जो बता रहा है कि कुछ बदलने की जरूरत है। फिर एक फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ें। इसके बाद एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं और एक्टिव रिकॉल जैसी स्मार्ट तकनीकों से पढ़ाई करें। और सबसे जरूरी, गलतियों को सीखने का मौका समझें और खुद पर मेहरबान रहें। लेख का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं बल्कि सीखने के आनंद के लिए पढ़ें। और जब आप ऐसा करते हैं तो अच्छे ग्रेड्स और सफलता अपने आप आपके पीछे आते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। क्या हो अगर असली परीक्षा विषयों के बारे में ना हो बल्कि इस बारे में हो कि कोई अपने मन को प्रबंधित करना कितनी अच्छी तरह सीखता है। लक्ष्य सिर्फ बिना डरे पढ़ना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में ही उस आनंद को खोजना है जो किसी भी ग्रेड से कहीं ज्यादा कीमती है।